हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने फैराडे के नियम के बारे में देखा था। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स पे दो रूल दिए थे। एक तो था कि यदि किसी भी परिपथ में या चालक पे अपन ने इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उस चालक के इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होगा उसकी एकत्रित पदार्थ की मात्रा है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। और सेकंड लो ये दिया था कि यदि अपन ने अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए और उसके अंदर अपन ने समान धारा प्रवाहित किया, समान आवेश प्रवाहित किया, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए उन पदार्थों की मात्रा है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से फैराडे ने दो नियम दिए थे। इसके बाद आज अपन ओम के नियम की स्टडी करेंगे। तो ओम ने ये कहा था, ओम का जो नियम है वो कंडक्टर्स पे लागू होता है, जितने भी विद्युत चालक होते हैं उन पे लागू होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी चालक पे यदि किसी भी चालक में अपन ने धारा प्रवाहित की तो ये जो करंट होता है ये उस चालक के सिरों पे लगाए गए विभवांतर के प्रोपोर्शनल होता है और उस चालक के रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ई है, अपन विभवांतर को ई भी बोल सकते हैं या वी भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए अपन ने आर एक कांस्टेंट लिया तो इक्वल टू आई आर। तो ये जो लो है ये ओम लो कहलाता है। ई इक्वल टू आई आर, या फिर अपन इसे वी से करते हैं तो वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो आई है वो करंट है जिसे अपन एम्पियर में मेजर करेंगे, ई या वी है वो वोल्टेज है जिसे अपन वोल्ट में मेजर करेंगे, और आर है वो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है ओम। इसके आगे ये बताया गया कि जो आर है रेजिस्टेंस उसका इन्वर्स ही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस या चालकता कहलाती है। जनरली जो चालकता क्या होती है कि कोई भी पदार्थ है वो अपने में से कितनी करंट को पास होने देता है, कितनी आसानी से करंट को अपने में से पास करता है, ये उसकी कंडक्टेंस या चालकता कहलाती है। जो आर है उसकी यूनिट होती है ओम, जिसे अपन इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस सी है वो आर का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता है। तो अपन ने इसी ओम के रूप में सी की जो यूनिट है उसे ओम इन्वर्स के रूप में लिखते हैं। इस ओम इन्वर्स को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये जो इन्वर्स है उसके कारण एम पहले आ जाएगा, फिर एच और फिर ओ। तो ओम इन्वर्स को अपन मोह भी कहते हैं या मोह भी कहते हैं। इसका सिंबल ये वाला ओम के ऊपर इन्वर्स लगाते हैं। इसी को यदि अपन ने एसआई यूनिट में लिखेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सीमेंज, जिसे अपन एस से डिनोट करेंगे। तो 1 मोह इक्वल टू 1 ओम इन्वर्स इक्वल टू 1 ओम इन्वर्स इक्वल टू 1 सीमेंस। इसके आगे ये तो था अपनी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। इसके आगे अपन देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता। तो जनरली जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, यहाँ चालकता आएगा। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, जैसे कंडक्टेंस था रेजिस्टेंस का इन्वर्स था, उसी तरह स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्स होगा। तो इसके लिए अपन पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके लिए अपन रेजिस्टेंस पे इसकी डिपेंडेंस देखेंगे। तो जनरली कोई भी कंडक्टर है उसका जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के और उसके लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है या जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन यहाँ दो इक्वेशन बना ली कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होता है और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे इन दोनों को अपन ने एक साथ लेके लिखेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट लिया जिसे अपन रो कहेंगे, तो इसे अपन ने इक्वेशन 3 दे दी। ये रेजिस्टेंस है और ये जो है ये अपना रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जो रो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सब्सटेंस के नेचर पे या उसकी प्रकृति पे डिपेंड करती है। यदि इस इक्वेशन में मैंने एल को 1 सेंटीमीटर लिया और ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, क्योंकि लंबाई अपन सेंटीमीटर में देखेंगे और जो एरिया है वो स्क्वायर में देखेंगे। यदि इसको 1 सेंटीमीटर लिया लंबाई को, ए को यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो अपना आर है वो रो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी देखते हैं कि यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो, या फिर
इसी को अपन क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, इसी को अपन कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले पदार्थ का रजिस्टेंस, वो ही क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रजिस्टेंस कहलाता है। ओके, तो ये अपन ने एक पदार्थ लिया है जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई है, इसका टोटल वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो रजिस्टेंस होगा, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर × 1 × 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के पदार्थ का रजिस्टेंस ही क्या कहलाता है, उसका स्पेसिफिक रजिस्टेंस कहलाता है। और जो स्पेसिफिक रजिस्टेंस है उसका इन्वर्स ही क्या कहलाएगा, अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस, वैसे स्पेसिफिक रजिस्टेंस का इन्वर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन अपन ये भी दे सकते हैं इसी डेफिनेशन से कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की जो कंडक्टेंस है वही उसकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। जनरली अपन जो कंडक्टेंस है वो आयनिक पदार्थों की ज्ञात करते हैं। तो जो आयनिक पदार्थ हैं उनके लिए आयनिक चालकता किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता या कंडक्टेंस ही उसकी विशिष्ट कंडक्टेंस कहलाती है। यानी कोई भी आयनिक चालकता है किसी भी पदार्थ की 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता उसकी आयनिक चालकता या उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे अपन कप्पा या ये इसका सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं। तो जो कप्पा होता है वो रो का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता है। तो इसमें अब यहाँ अपन रो की वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। तो यहाँ रो की जगह अपन RA/L लिख देंगे। अब ये L ऊपर चला जाएगा तो अपनी इक्वेशन बन गई कप्पा इक्वल टू LC/A। ये जो मैंने C है यहाँ, ये 1/R रेजिस्टेंस था, इसका इन्वर्स होता है कंडक्टेंस। तो 1/R की जगह मैंने C लिख दिया और A/L को जब ऊपर ले जाएंगे तो L/A बन जाएगा। तो मैंने ये वाला लगा के यहाँ पे ये लिख दिया। तो कप्पा इक्वल टू L/A/C हो गया। ये अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन हो गई। ये अपना रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। अब यहाँ अपन इसकी यूनिट देखेंगे तो जो L है उसकी सेंटीमीटर, C की होती है मो और A की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अपन इससे कैंसिल करके अपने पास यूनिट बच गई मो × सेंटीमीटर इन्वर्स। इसी तरह SI में देखेंगे तो जहाँ सेंटीमीटर वहाँ मीटर लिख दिया, जहाँ मो है वहाँ सीमेंस लिख दिया, तो सीमेंस मीटर इन्वर्स हो गई। ये इसकी यूनिट हो गई। इसके आगे एक आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक आता है मोलर कंडक्टेंस। तो जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो जनरली दोनों ही कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसमें मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा अधिक उपयोगी होती है। तो पहले अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक तरह से कंडक्टेंस ही है, लेकिन यदि अपन ने जो पदार्थ लिया है 1 सेंटीमीटर दूर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड के मध्य जो पदार्थ भरा है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 ग्राम तुल्यांक होती है। तो उस पदार्थ की चालकता ही क्या कहलाएगी, फिर तुल्यांक की चालकता। इसे अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो VmL आयतन लिया है, और ये जो VmL है ये क्या है, वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो यदि VmL 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुले हुए पदार्थ का घुला हुआ VmL यदि अपन ने 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रख के अपन ने कैलकुलेशन की, तो जो उसकी चालकता है कि वही क्या कहलाएगी, उसकी तुल्यांक की चालकता। तो इसे अपन ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ तुल्यांक की चालकता ही क्या कहलाती है, उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ये अपनी चालकता की डेफिनेशन है। चालकता को मैंने तुल्यांक की चालकता से रिप्लेस कर दिया, कप्पा को मैंने एज इट इज़ रख दिया। यहाँ जो मैंने A/L था उसको मैंने उसके वॉल्यूम से इनटू कर दिया। ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में उस विलयन का आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, ये जो आयतन है। तो यहाँ मैं इस आयतन होता है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं इस वॉल्यूम की जगह
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन कर दूंगी। वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने कंसंट्रेशन को नीचे लिया है और यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1000 लगाया है, ये इसलिए है क्योंकि जनरली अपन जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में लेते हैं। तो यदि मैंने यहाँ लीटर में कंसंट्रेशन लूँगी तो मैं ऊपर 1000 लिख दूँगी, और यदि मैंने कंसंट्रेशन लीटर में न लेकर मिलीलीटर में लिया तो मैं यहाँ से 1000 को हटा दूँगी। तो जनरली जो लैम्डा है वो आता है 1000 कप्पा बटे सी या कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में कंसंट्रेशन बताती है। इसे अपन जनरल ये भी कह सकते हैं पूरी डेफिनेशन की, जो तुल्यांकी चालकता है वो उसकी विशिष्ट चालकता इंटू सेंटीमीटर क्यूब में विलयन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला है, ये उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसकी जो यूनिट है वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लैम्डा इक्वल टू कप्पा की यूनिट होती है मोह सेंटीमीटर इन्वर्स, और जो कंसंट्रेशन है वो है ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर या लीटर इन्वर्स। लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। एसआई के अंदर ओम की जगह, ओम इन्वर्स की जगह मैंने सीमेंज लिख दिया, तो सीमेंज मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स आ जाएगा। फिर है मोलर कंडक्टिविटी। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी है। यदि अपन ने 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल पदार्थ ले लिया तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, अपनी मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो यदि किसी विलयन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है उसकी मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा एम या म्यू कहलाती है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसको अपन ने लैम्डा से डिनोट किया, और जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे अपन ने लैम्डा एम से डिनोट किया है। तो लैम्डा एम इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू सेंटीमीटर क्यूब में विलयन का आयतन जिसमें 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी एम, यहाँ वही वी एम की जगह मैं कंसंट्रेशन करूँगी तो ऊपर 1000 लिख दूँगी। तो ये जो हो गया लैम्डा एम इक्वल टू 1000 कप्पा बटे सी, जहाँ सी क्या है, मोल प्रति लीटर में उस पदार्थ की कंसंट्रेशन है। वो यूनिट निकालेंगे अपन इसकी तरह, तो ये जो यूनिट आएगी सिर्फ इक्विवेलेंट की जगह मोल इन्वर्स आ जाएगा। तो जो यूनिट होगी लैम्डा एम की वो होगी ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स या सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। आगे एक नोट दिया है जिसके अंदर अपन ने बताया यदि कोई भी 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके इक्विवेलेंट, यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनके इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार और तुल्यांकी भार समान है, जब तो उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दोनों सेम आएगी। लेकिन यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हैं तो उनके लिए लैम्डा और लैम्डा एम के मान डिफरेंट होंगे। तो इनके लिए एक रिलेशन दिया गया है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम बटे जेड। ये जो इक्वेशन है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। यहाँ जो जेड आता है वो क्या होता है, जो भी 1 मोल विद्युत अपघट्य है इसको यदि अपन ने वियोजित किया यानी इसे धनायन और ऋणायनों में तोड़ा तो किसी भी एक आयन, चाहे वो धनायन हो सकता है चाहे वो ऋणायन हो सकता है, उस पे आवेश की कुल मात्रा के भी कोई भी विद्युत अपघट्य है जब वो विघटित होगा वियोजित होगा तो एक धनायन बनेगा और कुछ ऋणायन और कुछ धनायन। तो या तो टोटल धनायनों का आवेश है या फिर टोटल ऋणायन का आवेश है, उसको बताता है जेड। ये जो रिलेशन है वो इसी रिलेशन से आया है कि जो तुल्यांकी भार है वो अणुभार बटे जेड के इक्वल होता है। किसी भी पदार्थ का अपन तुल्यांकी भार है वो इसी तरह निकालते हैं। जैसे H2SO4 है, इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं अपन तो ये उसके अणुभार बटे 2 के बराबर होता है। तो यहाँ जो 2 आया है वो उस H2SO4 में उसकी बेसिसिटी को डिनोट करता है। इसी तरह यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसके अंदर अपन उस पर धनायन या ऋणायन के टोटल चार्ज को डिनोट करते हैं। तो ये अपनी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को प्रैक्टिकली कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।